तो मुझे लगता है कि हाँ, एजुकेशन के बाद क्राइम की तरफ इतना लोगों का नहीं रहता। क्योंकि हाँ, मैं तिहाड़ के अंदर भी देखता हूँ, तो अगर सपोज दैट मेरे पास डेली 50 लोग बंद होकर आते हैं, तो 50 में से 30 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इलिटरेट हैं। 10 लोग उसमें ऐसे मिलेंगे जो 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। 4 लोग उसमें से ऐसे मिलेंगे जो 10वीं 12वीं हैं। 2-3 लोग आते हैं जो कोई ग्रेजुएट है या किसी ने हायर स्टडीज़ की है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में बेहद इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद है। ये तिहाड़ जेल के जेलर, असिस्टेंट जेलर सुपरिटेंडेंट, और इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने द अल्टीमेट वॉरियर करके रियलिटी शो डिस्कवरी पे किया, OTT पे कई बार देखे जाते हैं और मूवीज़ में भी आ रहे हैं, और बहुत सारे पॉडकास्ट पे आपने इनको पहले भी देखा होगा। सो प्लीज़ वेलकम वेरी इंस्पायरिंग, हैंडसम एंड स्टील मैन ऑफ इंडिया, द जेलर, दीपक शर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हाँ, एक आप जैसे लोगों के माध्यम से और पॉजिटिव चीज़ें हम सोसाइटी में स्प्रेड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो करनी चाहिए। सो दीपक जी, ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई कि ये जो टैग आपको मिलना चालू हुआ कि दीपक शर्मा जेलर, तो ये टैग कब से मिलना शुरू हुआ? आपके क्या एक्शन से हाईलाइट हुए? मैं अपनी सर्विस की बात करूं तो 2010 में कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद मैंने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी, ये सर्विसेज मैंने अपनी ज्वाइन की। और 2014 में पहली बार सिल्वर स्क्रीन पे हम देखते थे दबंग, सिंघम, इस तरह की बहुत अच्छी मूवीज़ थी, इंस्पिरेशनल थी। तो वो जो रियल लाइफ थी उसको देख कर लगा कि कहीं ना कहीं हाँ, यूनिफॉर्म हमें डालनी है। तो ऐसा एक आइडल इमेज सोसाइटी के बीच में अगर लोग देखते हैं सामने से, तो वो आपस में बहुत अच्छा है, बेहतर है। 2014 में मैंने जिम स्टार्ट किया। 2017 तक अपने बॉडी वेट को 60 से 120 किलो लेकर गया, और फिर उसको कट डाउन करके 90 kg के आसपास लाकर एक अपनी बॉडी को शेप दी। और फिर स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, क्या बात है, मिस्टर इंडिया, इस तरह के तकरीबन 18 से 20 मेडल लिए। लवली। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, एक जो पब्लिक ने नोटिस करना, देखना शुरू किया 2017 के आसपास से शुरू किया। और 2020 में जब निर्भया रेप केस के एक्यूज्ड को जो फांसी देनी थी, उस टाइम पर जो वो जिम्मेदारी मेरे को दी गई, आई वॉज द की ऑफिसर ऑफ दैट केस। तो फिर लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, और फिर एक ही कहीं ना कहीं गिव एंड टेक है। ओके। सोसाइटी अगर आपको प्यार दे रही है तो बदले में वो चाहती है कि आप कुछ ऐसा अच्छा करें सोसाइटी के लिए। तो बस ये दौर चलता रहा, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हुई। उसके बाद मैं टीवी शो में चला गया, रियलिटी शो के अंदर अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल जी के साथ कुछ एल्बम्स की, अच्छे सॉन्ग्स किए, कुछ OTT पे फिल्म्स की। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, और ये गिव एंड टेक अभी तक भी चल रहा है। क्या बात है, सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। बिल्कुल एक यूनिक पाथ आपने यहाँ पे लिया। सो यहाँ से जो एक चीज़ मुझे समझ आ रही कि कई बार जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ में जो पुलिस की इमेज 99% आप देखें तो करप्शन की दिखाई जाती है, या एक पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाई जाती है। सो डू यू फील बैड जब इस प्रकार की इमेज मूवीज़ में, क्योंकि कई बार मार्केट में एक रॉन्ग परसेप्शन बनता है लोगों के, स्पेशली आप बच्चों को देखें तो कई लोगों को पुलिस के पास एक प्रोटेक्टिव फीलिंग आनी चाहिए, उसके बजाय बहुत से लोग होते हैं जिनको एक फियरफुल फीलिंग आती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट परसेप्शन। तो वो परसेप्शन का कितना इम्पैक्ट आप पर्सनली खुद पे देखते हैं, और क्या वो एक कारण है कि आप जो एक पॉजिटिव परसेप्शन आपके जरिए इतना बन रहा है, इज़ दैट ऑल्सो योर इंस्पिरेशन? इसको जो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, ये अगर एजुकेटेड हैं लोग तो वो अपने राइट्स भी जानते हैं, ड्यूटीज़ भी जानते हैं। अब गवर्नमेंट भी इतने काफ़ी प्रोग्राम्स चला रही है, बहुत से NGOs हैं। तो ये चीज़ आज से तकरीबन 10 साल पहले
तक मैं कहूँगा फिर भी थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई कैमरा वाला फ़ोन रखता है। आप ज़रा सा भी पब्लिक डीलिंग में कुछ भी गलत करते हैं तो लोग सोशल मीडिया पे लाइव आना, वो सब चीज़ें करना वो शुरू कर देते हैं। राइट। और अब जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग उनकी छवि है, अलग जिम्मेदारी वो फील करते हैं। चीज़ों में बहुत बदलाव आया है। तो ये जो स्टीरियोटाइप था पहले, मैं ज़रूर कहूँगा था, लिमिटेड सोर्सेज थे, लेकिन लोगों को भी यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ का अगर उन्हें पता है राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें उन्हें फेस करने को मिलेगी। और जो पब्लिक है, पब्लिक भी जितना पुलिस के साथ फ्रेंडली रहे, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि पब्लिक चाहती है कि हाँ जो पुलिस है वो उनके हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से काम ना करे। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस अपने सेट प्रोसीजर पे काम करती है। राइट। तो कोऑपरेट करे अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा पुलिस भी कोऑपरेट करे, पब्लिक भी कोऑपरेट करे तो चीज़ें आगे बढ़े। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और आई थिंक सोशल मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसमें दिखाई देता है कि आज कोरोना के टाइम पे मैं देख रहा था कि कई ऑफिसर्स दे वर सिंगिंग एंड दे वर ट्रीटिंग पीपल इन अ बेटर वे। तो सिर्फ अब मूवीज़ ही परसेप्शन को तय नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है। और आई थिंक आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं अभी, और जो आप ऐसे शोज़ पे अपीयर होकर के जो एक राइट इमेज दे रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। अभी कोरोना पेंडेमिक में आपने देखा, बाप बेटे का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, घर के अंदर डेड बॉडी है, कोई हाथ नहीं लगा रहा। पुलिस ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से दिखाया। हम उस बीमारी से भी निकले, महामारी से हम निकले। तो मुझे लगता है कि हाँ इमेज चेंज हो रही है, पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है काफ़ी चीज़ों में। बहुत से बड़े केसेस देखने को मिलते हैं। ब्लाइंड केस है अभी, सौम्या मर्डर केस जो अभी खुला, जिसमें 14 साल की उनको कस्टडी हुई, वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। उसमें जो उस टाइम के डीसीपी थे, उन्होंने, हम जानते हैं किस तरीके से उस केस को खोला, वर्कआउट किया और आज उनको कन्विक्शन भी हुई। ब्यूटीफुल। और कई बार हम ये एक आस्पेक्ट देखते हैं कि मेरी भी फैमिली में कुछ लोग हैं जो हु आर इन पुलिस, कि चाहे दिवाली हो, चाहे फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, दे ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सो डू यू थिंक कि ये चीज़ उनकी मेंटल एस्पेक्ट पे कोई इम्पैक्ट डलता है? उनकी जो फैमिली लाइफ है उस पर क्या प्रभाव इसका आप देखते हैं? हाँ देखिए, फैमिली कहीं ना कहीं सफ़र करती है इन चीज़ों को। मुझे खुद याद नहीं है मैंने अपनी लास्ट दिवाली घर पे कब मनाई थी। तो सारे फेस्टिवल्स हैं यूजुअली हमारे ड्यूटी पर रहते हैं। तो शुरू में था फैमिली को भी, जब 1 साल 2 साल 3 साल था, लेकिन अब फैमिली को भी पता है कि हाँ ड्यूटी जाना ही है, करना ही है, तो चीज़ें चलती हैं बस। लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। फैमिली या बच्चों पे एक प्रभाव पड़ता है कि आप वो जो समय मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता कभी कभी? हाँ, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ये सब चीज़ें हैं। अब बेटे का मेरा बर्थडे था, मैं रात को 9:30 बजे पहुंचा। राइट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बाद क्या सेलिब्रेशन। अभी छोटा है, अभी 4 साल का है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4-year-old kid, ब्यूटीफुल। एक चीज़ जो मुझे हमेशा फैसिनेट करती है, आई थिंक आप अच्छे से मुझे इस पे क्लियर करेंगे, कि इतने सारे, आप तो तिहाड़ जेल में हैं, तो मतलब कि एक से एक ऐसे क्रिमिनल्स होंगे जिनसे आपकी डीलिंग रहती होगी। सो क्या आपने ये नोटिस किया कि जब वो एक क्राइम करके आता है बंदा, तो क्या उसके बाद में कोई रिग्रेट, कोई पछतावा, कोई गिल्ट आप देखते हैं उन लोगों के अंदर, या कुछ? नहीं क्या देखिए, variation जो मिलती है? तिहाड़ है, तिहाड़ के अंदर तकरीबन 25,000 इनमेट्स हैं। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, जैसे अभी राजस्थान में एक हत्या हुई, तो इन लोगों को कोई रिग्रेशन नहीं है किसी Okay. हाँ। लेकिन जो कहीं बिट ऑफ एग्रेशन में या हिट ऑफ द रेज में मोमेंचुअल हो गए हैं, या जो फैमिली डिस्प्यूट हम देखते हैं, 498 का मिसयूज़ देखने को बहुत मिलता है, तो उन केसेस में चीज़ें कुछ अलग हैं। तो ये 2 कैटेगरी हैं। एक तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, वो कोई रिग्रेट नहीं करते, उन्हें बाहर रहकर भी क्राइम करना है, अंदर रहकर क्राइम प्लान करना है। हाँ, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, जैसा मैंने बताया, बाकी लोग आप गाड़ी से जा रहे हैं, गलती से एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उनमें आपको एक टिंच ऑफ रिग्रेट लगता है? जी जी। अभी बड़ा प्यारा केस था। मैं आज, मेरे पास एक
इनमेट हैं 71 ईयर ओल्ड के। अच्छा। मुझे बड़ा अजीब लगा देखकर उन्हें। तो वो मेरे सामने आए अपनी कुछ परेशानी लेकर। तो उनको एक्चुअली बार बार वॉशरूम जाने की दिक्कत थी। तो मैंने डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराया तो पता चला कि हाँ उनको शुगर है, हार्निया का ऑपरेशन हो चुका है और स्टमक में भी कुछ इश्यूज़ हैं। 71 ईयर एज है। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी खोलनी शुरू की तो बहुत अजीब सी बायोग्राफी थी। 376 का केस, रेप का मुकदमा जिसमें वो बंद है। ओके। उनके किराएदार उनके ऊपर लगाते हैं। जो उन्होंने मेरे को बताया सरदार जी थे वो अपना किराया मांगने गए, कुछ आपस में क्लैश हुआ होगा और उन्होंने वो कंप्लेंट फाइल कर दी। सरदार जी को उठा के बंद कर दिया। ओके। सरदार जी बंद होते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। तो फैमिली में आगे पीछे कोई नहीं है, 71 ईयर्स हैं और खुद जैसा वो बता रहे थे कि मेडिकली वो फिट भी नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए। तो केस को देखकर लगा काफ़ी, मतलब कई बार होता है हाँ मन खराब होता है देखकर, राइट। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। राइट, वो तो जो लॉस से जो हाँ, होता अभी है, एविडेंस जो होता है वही है। डिसाइड करेगी कि राइट। वो कल्प्रिट है या नहीं है। तो कितने समय से वो उसमें है? अभी तकरीबन 4 महीने हुए हैं। अच्छा, 4 महीने से वो अभी चल रहा है प्रोसेस। तो कभी आपको ऐसे केसेस जब मिलते हैं तो दैट सेंस ऑफ एम्पैथी डू यू फील कभी किसी क्रिमिनल्स के साथ में, या चलो ऐसे केसेस में तो एक नेचुरल एम्पैथी आ सकती है एज ए ह्यूमन बीइंग, बाकी ओवरऑल कभी आपने एम्पैथाइज किया कुछ क्रिमिनल्स के साथ? देखिए हमें अब मेरे को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है जेल का। जी। तो देखकर पता लग जाता है कि सामने वाला हाँ ये एक्चुअल में ये क्रिमिनल है या ये गलती से क्राइम हुआ या जो भी चीज़ है। अच्छा। तो कोशिश रहती है कि हाँ जो अपने अंदर सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो उनके लिए एम्पैथी रहती है पूरी। और हाँ कोशिश होती है उनको अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रीट करने की। और दूसरी तरफ ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं तो इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो कई बार वो स्विच करने में प्रॉब्लम आती है कि नहीं वो शुरू में natural है? हाँ जो शुरुआती दौर था सर्विस का 1-2 साल, तो तब तो लगता था कि हाँ हम घर भी जाते थे तो भी परेशान से रहते थे कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। जहाँ एम्पैथी दिखाई एम्पैथी से भी परेशान है, जहाँ कहीं हम हार्ड हो गए उन चीज़ से भी परेशान थे। लेकिन अब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, रूटीन है, तो अब ऐसा कुछ नहीं। कि जो जेल में लोग रहते हैं उनकी मानसिक स्थितियों पे आपने कुछ प्रभाव देखे हैं कि समय के साथ कुछ बदलाव आते हुए देखे हों कि कोई व्यक्ति शुरुआत में बड़ा अग्रेसिव रहा हो और एक्चुअली क्राइम करके भी आया है, लेकिन टाइम के साथ उसके अंदर एक बदलाव या कुछ मेंटल स्टेट उसकी बदलती हुई आपने देखी है, कुछ बिहेवियर चेंजेस? बहुत केसेस हैं ऐसे। हाँ अभी जो एक सीरियल किलर था, साइको किलर हम कहेंगे, अच्छा। चंद्रकांत झा, तो वो बड़े ब्रूटल केसेस करता था मर्डर के। ओके। उसके अंदर बहुत चेंजेस हैं, उसको लाइफ कन्विक्शन हुआ है अभी। ये वही वाला केस है क्या जो तिहाड़ जेल के गेट्स पे जा करके वो कटे हुए सर रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई थिंक डॉक्यूमेंट्री? जी दैट पर्सन? हाँ दैट पर्सन इज चंद्रकांत झा। तो पहले का उसका उस टाइम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या था आई डोंट नो, लेकिन अब उसके अंदर बहुत चेंजेस है, बहुत काम है, चीज़ें सुनता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, इवन अभी पैरोल पर बाहर है। ओके। हाँ तो इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो अगर कोई अच्छा बिहेवियर दिखाता है जेल के अंदर कोई कैदी और अगर एक सुधार दिख रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स रहते हैं या कुछ उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है अगर कोई सुधार दिखाए? तो कोई रिवॉर्ड सिस्टम है? हाँ रिवॉर्ड सिस्टम पूरा है। जो इनकी बेल एप्लीकेशंस हैं कोर्ट्स के अंदर जो होती हैं, तो जेल का कंडक्ट मांगा जाता है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो जिसका जो कंडक्ट है अकॉर्डिंगली हम उसका कंडक्ट सबमिट करते हैं, तो उसकी फिर बेल कंसीडर होती है। ओके। इसके अलावा जेल के अंदर इनको जो हम काम कराते हैं, बहुत से एक्टिविटीज़ हम जेल के अंदर करा रहे हैं, तो उनमें हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, वेजेस भी हम इनको देते हैं। जो गरीब लोग हैं या जो जिनके डिपेंडेंट बाकी सब लोग बाहर है और वो अंदर बंद होकर आ गए, तो वो अंदर जेल में रहकर अपने जो वेजेस हैं वो कमाकर बाहर अपनी फैमिली को भी देते। अच्छा, तो कुछ कमाई भी वो लोग एग्जैक्टली जी कर सकते हैं। दैट्स नाइस। और कुछ सजा में माफ़ी ऐसा कुछ भी होता है? कुछ नहीं, वो सारा वो प्रोसेस होता है वो कुछ? सब कोर्ट ने डिसाइड करना है।
हमसे सिर्फ वो उसका कंडक्ट मांगते हैं। कंडक्ट अपने आप में बहुत मैटर करता है कि अगर ये दोबारा सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होता है तो सोसाइटी को किसी तरह से कोई हैम्पर तो नहीं करेगा। इसमें कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, कुछ लोग मैनिपुलेट कर जाते होंगे। ऐसा कभी कोई किस्सा आया आपके पास कि इंसान ने वहाँ पे दिखाया फिर उसको बाहर गया हो? बिकॉज हमें इतना डिटेल में तो नहीं पता होता, बट कई बार न्यूज़ में या कहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति शायद जेल से बाहर आया और बाहर आकर के फिर उसने रेप कर दिया हाँ, या बहुत केसेस कमिट कर दिया। पैरोल जंप कर जाते हैं, बेल्स जंप कर जाते हैं, बाहर दोबारा से क्राइम करना शुरू कर देते हैं। जी। तो हाँ, ये सोसाइटी में बहुत से लैप्सेस हमें देखने को मिलते हैं। जनरली जेल से आने के बाद जो अभी बाहर सोसाइटी की जो टेंडेंसी है, जो माइंडसेट है, वो एक्सेप्ट नहीं करती। जो थोड़ा सा भी साउंड है और बाहर जाके दोबारा से रिहेबिलिटेट कर सकता है खुद को, वो ठीक है। अदरवाइज बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो सोसाइटी के पार्ट पर मुझे लगता है कि सोसाइटी को उन्हें मौका देना चाहिए। कहाँ पे गलती होती है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे उसमें वो सुधार दिखता है, लेकिन जब वो समाज में अपने आसपास जाता है तो उसको वापस वही शेम या फिर उन चीज़ों से गुजारती है सोसाइटी, जिसकी वजह से वो शायद सोचता है कि आई हैव टू गो बैक टू द सेम लाइफ। इज इट लाइक दैट? देखिए, आप हम बहुत इसको कॉमन एग्जांपल के तौर पर अगर लें, अगर सपोज दैट आपको ही अपने घर में सर्वेंट चाहिए और आप उसका बायो आप ले रहे हैं और वो कहते हैं मैं 5 साल जेल काट कर आया हूँ, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही बात है ये तो ये सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हम जेल के अंदर बहुत कोशिश करते हैं रिहेबिलिटेशन की, इनका स्किल डेवलपमेंट कराते हैं हम टाइम टू टाइम। बहुत से कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज हम स्टार्ट कराते हैं। Okay. जिससे कि वो बाहर जाए तो अपना वे ऑफ अर्निंग कुछ सोर्सेज वो कर सके और दोबारा स्ट्रीमलाइन में आ सके। ओके, दैट्स नाइस। लेकिन मेरे लगता है कि हाँ, बाहर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कंसेप्ट चलाने चाहिए जिनसे कि उनको थोड़ा सा और पुश मिले। राइट, और मे भी शायद सोसाइटी को थोड़ा ज़्यादा अश्योरेंस कुछ मिले कि उनको कुछ ऐसा कुछ चीज़ इश्यू हो या कॉन्डक्ट ऐसा इश्यू हो या फिर उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी अलग से कुछ अगर रखी जा देखिए, सके। सोसाइटी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं। इस चीज़ को हम एनफोर्स नहीं कर, मैं नहीं कह सकता आपको कि आप इसी को नौकर रखो या इसी को अपने ऑफिस में आप रखो। ऑब्वियसली वो सबका इंडिविजुअल राइट है। हाँ, बस गवर्नमेंट है या जो जेल अथॉरिटीज़ हैं या जुडिशरी है या पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, वो सिर्फ एक हल्का सा कोई अवेयरनेस चला सकती है। जेल में कुछ आप लोग ऐसे कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक रहे? ठीक है, उन्होंने क्राइम किया, अब वो सज़ा ले रहे हैं, जेल में है, तो स्टिल कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कोई घिनौना अपराध नहीं किया है। सो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कोई उनकी मेंटल वेलनेस के लिए कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं? मैंने सुना था कि शायद कुछ विपासना या इस तरीके की चीज़ें कुछ कराई जाती हैं। हाँ, देखिए, विपासना जैसी चीज़ें भी वहाँ पर है, मेडिटेशन हम लोग कराते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, बाहर के कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से टाइम टू टाइम बैचेस आते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। इवन अभी ये जो जेल के अंदर सुसाइड की जो केसेस जो बढ़ रहे थे, उनको देखते हुए स्पेशली हायरिंग की है। हर जेल के अंदर 2 से 3 काउंसलर्स हैं जो साइकोलॉजिकल उनका असेसमेंट करते हैं। पूरा हमारे पास फॉर्म रहता है, किस कंडीशन में उसने अपराध किया, अब उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, सारी चीज़ें एग्जामिन करते हैं। क्यों, हमने एक जेल की लैंग्वेज में गुमसुम पंजा जिसको बोलते हैं, ओके कि जैसे कुछ लोग होते हैं किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अकेले रहते हैं, खुद में रहते हैं, तो ऐसे लोगों पे स्पेशल हम वॉच रखते हैं कि कहीं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी तो डेवलप नहीं हो रही, राइट। या वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। हाँ, तो उनका अलग से हम डाटाबेस रखते हैं, स्पेशल अटेंशन उन पे दी जाती है। ओके तो हाँ, ये हमारा एक अलग से बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। जो मैंने आपको बताया, जो साइकोलॉजी के जो काउंसलर्स हैं, वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, वो अलग से इन चीज़ों को करते हैं। वो पूरा ख्याल वहाँ पे जी, रखा जाता है, पूरा एक अलग डिपार्टमेंट। अलग डिपार्टमेंट पूरा बनाया गया है। दैट्स नाइस टू नो। एंड वन मोर थिंग कि अगर जैसे योगा कराया या विपासना या सो डू दे रिस्पॉन्ड, क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है? क्या विलिंगनेस रहती है? कितनों में रहती है, कितनों में नहीं रहती है? कुछ अगर परसेंटेज आप बताएं। जो विलिंगनेस की बात है, आदमी वही काम करता है जो उसके टेस्ट का है, जो उसे पसंद है। आप ज़बरदस्ती किसी से आप राम नहीं बुला सकते, किसी से आप अल्लाह नहीं बुलवा सकते। सही बात है। तो हमें ये देखना होता है, कैटेगराइज करना होता है। अभी जैसे मैं पहले एडोलसेंट जेल में था, वहाँ 18 से 21 साल के बच्चे थे, तो उन लोगों को हमने मेडिटेशन का एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। 18 से 21 साल का बच्चा एनर्जी बॉल है,
वो नहीं बैठ सकता, तो वो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे इफेक्टिव नहीं रहा। राइट। तो मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से टाई अप किया, हमने 5 गेम इंट्रोड्यूस किए ओके। जिसके अंदर खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, उनके अंदर हमने उन बच्चों को रखा, उनकी जो एनर्जी थी उसको चैनलाइज किया, पॉजिटिव वे में लेकर गए। तो उन बच्चों ने बदले में कंडीशंस हमने रखी कि आप सुबह पीटी करोगे। बिल्कुल ऐसा बदलाव देखने को मिला 800 बच्चों के अंदर, क्या बात है। लाइक ए हॉस्टल। सुबह उठते थे, प्रार्थना करते थे, फिर पीटी करते थे, अपनी बैटिंग वगैरह सब लगा के, और सारे ग्राउंड में 18 से 21 साल के जी। बच्चे। वाह। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके बाद अपना मील ली, मील लेकर सो गए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आसानी हुई, और मुझे लगता है कि हाँ, जो मैक्सिमम बच्चों से हम ले सकते थे वो हमने लिया भी। तो डिपेंड करता है किस कैटेगरी को आप क्या चीज़ें दे रहे हो। अब मैं 60 साल के बच्चे को वॉलीबॉल नहीं खिला, 60 साल के बूढ़े को नहीं खिला सकता। तो ये प्लानिंग करने के लिए भी क्या आपका रोल इसमें आप रखते हैं टू प्लान दिस, और हाँ। इज देयर एनी सेपरेट ये डिपार्टमेंट हमारे फॉर जो दैट? HOD हैं, जो DG तिहाड़ हैं, उनकी तरफ से हमें डायरेक्शंस आती हैं कि किस चीज़ को कहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। हमारी जनरल जो मीटिंग्स हैं GBM के अंदर डिस्कशन होता है, और फिर ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट। फिर आप उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर कि हम कई बार मूवीज़ में ये बड़ा देखा जाता है कि जेल के अंदर बहुत अंदर ही क्राइम चल रहा है, लड़ाई चल रही है, मर्डर चल रहे हैं, फाइट्स चल रही हैं, और इवन अब्यूजेस भी होते हैं। सो ये किस हद तक ट्रूथ है, एंड क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं इसके अराउंड? देखिए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं या जिनकी गैंग वॉर्स बाहर भी हैं, वो लोग इस तरह की हरकतें जेल के अंदर भी करते हैं, कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो बाकी के, जो मैंने बताया, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, या जो एक्चुअल जिनका 302, 307, 64, 65, ये किडनैपिंग या 92, 97, इस तरह की जो अंडर सेक्शंस में नहीं है, तो वो लोग जनरली जेल के अंदर शांत रहते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, इनको फिर हमने पूरा कैटेगराइज किया हुआ है कि ये बंदा इस गैंग से है तो ये इस वार्ड में रहेगा, ये बंदा इस गैंग से तो इस वार्ड में रहेगा। अच्छा। हमारी QRT टीम है, क्विक रिएक्शन टीम, सारा कुछ वायरलेस पर है। कोई भी होता है तो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर हमारा बैकअप पहुंचता है। इन चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। बहुत से केसेस हैं, इंस्टांसेस हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तिहाड़ की जो है वो बेहतर है। तो मतलब वैसा कुछ नहीं है कि जितना पिक्चरों में जो दिखाया जाता है उस लेवल का कुछ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रियल लाइफ है। रील्स के अंदर जब तक मसाला नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे। आपके इतने एक्सपीरियंसेस में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ इंसान को एक क्रिमिनल बनने पे मजबूर कर देती है? कि क्या माइंडसेट है जो कि क्रिमिनल के दिमाग में, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है? देखिए, ये बहुत सी अलग चीज़ें, सबकी अलग कंडीशंस हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो गरीब लोग हैं, उनकी फैमिली इवन उनको क्राइम के अंदर डाल देती है। अच्छा। हाँ, ऐसे केसेस हैं। मेरे पास स्नैचर था दिल्ली का, ओके। सबसे मशहूर स्नैचर, 400 से ऊपर केसेस थे उसके ऊपर, और कुल 20 साल का लड़का था। ओहो। एक दिन मैंने उसकी मदर से बात की कि आप इसको सुधारते क्यों नहीं हो? तो बाद में उस बच्चे ने बताया कि मेरे को तो मम्मी भेजती हैं। फिर आपस की दुश्मनियां देखने को मिलती हैं। ओके। आस पड़ोस में झगड़ा हो जाना, या ऑर्गेनाइज क्राइम भी है। लोगों का अपना टारगेट नहीं है, तो ये जो क्राइम की दुनिया है, सबको लगता है कि भाई हाँ, ये शॉर्टकट है, पावर मिलेगी, फेम मिलेगी। अभी ये पीछे सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद बहुत सी हमने देखा सोशल मीडिया पे, जो लोग थे जो एक्यूज्ड है इस केस में, उनको पोस्टर बॉय बना दिया, हीरो बना दिया, गाड़ियों पे पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। राइट। तो हाँ, तो ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। जो बड़े गैंगस्टर्स हैं ये भी कोशिश करते हैं। और ये जो एज ग्रुप है 18, 19, 20, 22, ये इस एज ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा अभी क्राइम की तरफ इंक्लेशन देखने को मिलता है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ, फैमिली अगर थोड़ा सा सपोर्ट करे, सोसाइटी की तरफ से भी एक अवेयरनेस रहे, गवर्नमेंट की तरफ से भी रहे, तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल भी होगा। और बाकी जैसे कि दिल्ली को बड़ा क्राइम का हब की तरह परसेप्शन बना हुआ है, वो किस हद तक सही है? बिकॉज हम जब बाहर से देखते हैं
तो आए दिन दिल्ली का नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, चाहे वो रेप केसेस हों, चाहे और प्रकार के क्रिमिनल केसेस हों। तो इसका क्या कारण है? ये सच है या क्या कारण है इसका? नहीं, ऐसा नहीं है, क्राइम तो हर जगह है, दिल्ली तो फिर भी बहुत सेफ है। अच्छा। आप यहाँ जो दिल्ली पुलिस है, जो हमारा जो पीसीआर है, जो पेट्रोलिंग है, बहुत बेहतर है। आप रात को 2 बजे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। हाँ, तो आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे रिमोट एरियाज़ में देखेंगे, एक्चुअली यहाँ का जो डाटा है वो काउंट हो जाता है। छोटी सी दिल्ली है, शायद 2350 किलोमीटर स्क्वायर का कुछ ऐसा एरिया है, और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की, तो और एजेंसीज इतनी हैं, डाटा कलेक्शन बहुत है, तो वो इसलिए हाँ वो चीज़ न्यूज़ में जल्दी जाता हाँ है, वो फ्लैश हो जाता है। देश की राजधानी है तो फ्लैश जल्दी होता है। जी, सारी एजेंसीज ये हैं, सारे मीडिया ग्रुप यहीं पर है, हाँ, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती हैं। बाहर के जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर हाँ वो सोर्सेज नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी दब जाती हैं। सो जैसे अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रहा था जिसमें आई थिंक दिल्ली के पास का ही मेरे ख्याल से रहा है कि 35 टुकड़े उस लड़की के कर दिए थे। जी जी जी, कोई लड़का था, लिव इन में रहते थे, आफताब और श्रद्धा वाला जो केस था। सो ऐसे साइकोपैथ्स कितने आपको अपने करियर में देखने मिले हैं जो बिल्कुल साइकोटिक है? मतलब अब बहुत केसेस हैं। अभी मेरे पास एक साइको है, उसकी अभी हमने कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है। वो किसी के पास भी कोई भी उसके पास जाता है, सबको मारने को दौड़ता है। अच्छा। हाँ, तो उसे इवन हमें रखने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो पूरी तरह से साइको है, आप उसको किसी तरह आप फोर्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यस, हाँ, बिकॉज मेंटली रिटार्डेड है। जी हाँ, मेंटली रिटार्डेड है, तो अब उसको किस तरीके से, उसको खाना भी देना है, अब उसकी सफाई का भी ख्याल रखना है, उसको कपड़े भी पहनाने हैं। यूजुअली वो नंगा रहना पसंद करता है। अच्छा। हाँ, इस तरह की केसेस हैं। अभी हमने कोर्ट में उसकी रिपोर्ट लगाई है मेंटल हेल्थ की, तो ऐसे केसेस टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये केसेस हैं, तो इनका कोई साइकाट्रिक एवेल्युएशन का क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, वीक के अंदर 2 बार हम इनका एवेल्यूशन कराते हैं। साइकेट्रिस्ट है हमारे पास आते हैं, इनको देखते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, इसके अंदर कोई सुधार नहीं है। तो अब ये इस केस में मुझे लगता है कि शायद अगर इसको कोर्ट कंसीडर करे हमारी रिपोर्ट को, और इसको अगर बेल मिले या इसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें किसी सुपर मेंटल स्पेशलिटी असाइलम या रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो हाँ वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि ये खुद को नहीं, हो सकता है सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे। आपके अकॉर्डिंग जो क्राइम रेट है उसको अगर रिड्यूस करना है, तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? स्पेशली अगर एक पर्टिकुलर ले लें, रेप जैसे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव है, और दिल्ली से भी कई हाई प्रोफाइल केसेस, जैसे निर्भया वाला केस, तो आप बड़े करीब रहे इसके। सो इसमें क्या ऐसा किया जा सकता है कि उस टाइम पे लोग बहुत डिमांड करते थे कि फांसी की सज़ा रख दीजिए, ये रख दीजिए, बट अल्टीमेटली आप इतना क्लोजली देखते हैं, तो क्या एक रियल सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए? देखिए, रियल सॉल्यूशन एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप गलत होते हुए देख रहे हैं तो उसको इमीडिएटली वो निप इन द बड। कोई चीज़ अगर शुरू हो रही है फैमिली में, अगर फैमिली को लग रहा है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको वहीं पे कंट्रोल करे। सोसाइटी के अंदर लग रहा है कि भाई फलाना व्यक्ति गलत है, तो सोसाइटी उसकी जिम्मेदारी ले, सोसाइटी उसको कंट्रोल करे। हाँ, इसमें गवर्नमेंट भी फ्रेंडली रहे सोसाइटी के साथ, टाइम टू टाइम चीज़ें करे, पुलिस भी फ्रेंडली रहे, पूरा सपोर्ट करे इन चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है। और हिंदुस्तान के अंदर ओवर पॉपुलेशन हम सभी जानते हैं। गवर्नमेंट अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स चलाए, एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करे, ये मीडिया, सोशल मीडिया, इन यहाँ इसकी एक रेगुलेटरी बने। राइट। हाँ, अभी जैसे हरियाणा के अंदर, पंजाब इंडस्ट्री के अंदर हम वेपन्स देखते थे, एकदम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं अपने उनके अंदर सॉन्ग्स के अंदर, वीडियोस में। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए कि एक अच्छी चीज़ें मार्केट में आए, क्योंकि जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप फील करते हैं। इंक्लिनेशन जो 15-16 साल का बच्चा है उसका जाता है इस तरफ। राइट। हाँ, तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, रेगुलेट होंगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरेंगी। और एजुकेशन का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? एजुकेशन का पूरा रोल है।
और Right. हाँ, एजुकेटेड होने के साथ साथ बंदे को दिखता है कि हाँ क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। तो मुझे लगता है कि हाँ, एजुकेशन के बाद क्राइम की तरफ इतना लोगों का नहीं रहता। Right. हाँ, मैं तिहाड़ के अंदर भी देखता हूँ, तो अगर सपोज दैट मेरे पास डेली 50 लोग बंद होकर आते हैं, तो 50 में से 30 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इलिटरेट हैं। 10 लोग उसमें ऐसे मिलेंगे जो 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। 4 लोग उसमें से ऐसे मिलेंगे जो 10वीं 12वीं हैं। 2-3 लोग आते हैं जो कोई ग्रेजुएट है या किसी ने हायर स्टडीज़ की है। सो ट्रू। आई थिंक स्पेशली इन केसेस के अंदर एक एजुकेशन बचपन से ज़्यादातर लोगों तक एक एजुकेशन मिले, स्पेशली जो एक मोरल साइंस जिसे हम कहते हैं, वो मोरालिटी पढ़ाना, जो कि आजकल थोड़ा थोड़ा कम हम मोरालिटी से, एथिक्स और मोरालिटी जो होती है, आई थिंक उसको अगर और ज़्यादा अच्छे से समझाया जाए, और इलिटरेसी एंड पुअर्टी इन दो चीज़ों पे, और मेंटल हेल्थ के बारे में भी, क्योंकि जैसे आपने तो करीबी देखा है निर्भया केस के अंदर, तो जिस एक्सट्रीम पे वो बंदा गया, वो एक्सट्रीम तो कोई एक जो बंदा मेंटली कम्प्लीटली इल हो वही व्यक्ति जा सकता है। और विमेन को किस नज़र से देखा जाता है, आई थिंक वो भी आपको लगता है कि एक राइट ट्रीटमेंट, एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट घर से ही वो मिलना चाहिए विमेन को, जिससे कि उनका विमेन के प्रति वो ऑब्जेक्टिफाई जो लोग करते हैं लोग, वो कम हो। कई बार मूवीज़ में भी बड़ा ऑब्जेक्टिफाई करके विमेन को दिखाते हैं। क्या ये सब चीज़ें एडअप होती हैं? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो एक ये क्राइम की अगर मैं बात करूं, तो जितना मैंने देखा काफ़ी केसेस में, जब एग्रेशन आता है तो एग्रेशन में एक स्टेज ऐसी आ जाती है, हैवानियत तक इंसान पहुंच जाता है। तो वहाँ पर वही है, वो एजुकेशन है या आपका साउंड माइंड है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको फिर भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। राइट। जो बिल्कुल इलिटरेट है, अब ये जो निर्भया रेप केस में जो एक्यूज थे, जी। ये ऑलमोस्ट सारे अनपढ़ थे। राइट। हाँ, तो इनको पता ही नहीं है कि ये क्या किस स्टेज पर जा रहे हैं या किस एक्सट्रीम लेवल तक ये लोग जा रहे हैं, या इसके आगे चल के क्या इनको कोई कॉन्सिक्वेंस। रिग्रेट था? डिड दे, कितनों को रिग्रेट था, कितनों को नहीं था? नहीं, इनके केस में मेरे को नहीं लगा, मेरे को कोई रिग्रेट हाँ, नहीं था इनमें? ये लास्ट तक भी एक्चुअली इनका जो ट्रायल था 2012 का ये केस है, 2020 में फाइनल हुआ। तो ट्रायल इतना लंबा चला, कुछ हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो लास्ट तक अपॉर्चुनिटी देता है, राइट। ट्रांसपेरेंसी रखता है पूरी, तो इनको सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई। लगभग 7 साल चला था ये केस? तकरीबन 8 साल 8 साल करीब चला था। 16 दिसंबर 2012 का केस है और 20 मार्च 2022 का एग्जीक्यूशन हुआ। राइट। तो इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, ये लास्ट तक इनको ये था कि कहीं ना कहीं इनकी मर्सी पिटीशन कंसीडर होगी, अच्छा। और फिर ये दोबारा इनकी जो फांसी है वो फिर एक्सटेंड होगी। ओके। तो उस दिन मेरे को अच्छे से याद है, रात को 2-2:30 बजे तक भी इनको ये नॉर्मल थे। इनको था कि शायद इनके जो वकील साहब है AK सिंह साहब, वो फिर दोबारा से इसमें एक्सटेंशन लेकर आ जाएंगे। लेकिन जब एक्सटेंशन नहीं आया और जब उन्हें पता लग गया, तो फिर व्हाट वाज देयर हाँ, रिएक्शन? उस टाइम तक भी इन्हें कुछ नहीं था। जब सुबह इनको 4 साढ़े 4 का वक्त था, इनको जब कपड़े बदलने के लिए, नहाने के लिए जब इन्हें बोला गया, तो तब इनको थोड़ा डर का एहसास होना शुरू हुआ। ओके। हाँ, फिर इनको हमने तैयार करके, जैसे हम पूरे सिक्योरिटी के साथ हम इनको बाहर लेकर आए एग्जीक्यूशन के लिए। हाँ, तब मैं कह सकता हूँ कि इनके हाथ पैर फूल गए थे। वो तो खैर फियर था एक, मतलब वो भी कोई पछतावा तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ, कोई पछतावा है। पछतावे जैसा तो नहीं था ये, तो रात तक भी बिल्कुल ठीक थे। अब इससे मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि जब आप इतने सारे एग्जीक्यूशन और अगर सब देखते हैं, तो हाउ इट इम्पैक्ट्स यू, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग। चलो एज अ जेलर तो आप एक सख्त हैं, राइट, तो वो आपका प्रोफेशन है, बट डीप डाउन अंदर गहरे में आप भी एक ह्यूमन बीइंग भी है साथ में। सो उस ह्यूमन बीइंग पे कुछ प्रभाव पड़ता है जब आप ये चीज़ें देखते हैं? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना जस्टिस, हाँ। हम उसको उस एंगल से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें भी, उन लोगों ने इतना इस लेवल का वो क्राइम किया, राइट। तो मेरे हिसाब से वो जस्टिस होना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं होगा तो सोसाइटी में फिर आगे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। राइट। और बीइंग अ यूनिफॉर्म सर्वेंट, तो इतना ये चीज़ें
इफेक्ट नहीं करती मेरे को पर्सनल Okay. लाइफ पर। कभी क्या ऐसा होता है कि कोई पर्सनल थ्रेट्स मिलते हो आपको, बिकॉज कईयों के साथ आपको सख्ती रखनी पड़ती होगी वहाँ पे लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए, सो डू यू गेट वार्निंग्स, थ्रेट्स? हाँ, थ्रेट्स है जनरली टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ओके। तो शुरू में था 2010-11 में पहली बार मेरे को थ्रेट दी नीरज बवाना ने। ओके। तो उस टाइम लगता था कि हाँ, हम सुनते थे, हम भी नए सर्विस में आए थे। तो लेकिन अब तो दूसरे तीसरे महीने में कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। लेकिन मुझे अब वो- लगता नहीं दिल्ली के अंदर कि इनकी हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन से ये ऐसी हरकत कर सके। Right. और इनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है कि ये इनका जो धंधा है वो डर पे चलाने की लोग कोशिश करते हैं। तो अगर इनके डर से हम डर जाए तो फिर ये हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। राइट। तो हम इनसे एक अच्छा खासा डिस्टेंस बनाकर चलते हैं। जब ये गलत है तो पनिशमेंट भी देंगे। ओके। हाँ, और अगर इनकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, जो लीगली कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ उतना सुनते हैं और अपना काम से मतलब रखना। राइट। हाँ, बीइंग अ ऑफिसर एक अच्छी दीवारें बनाना, गुड Right. फेंसेस मेक गुड नेबर। राइट। जी। वो ज़रूरी हो जाती हैं। तो फैमिली पे कुछ प्रभाव पड़ता है इसका, कि फैमिली को अगर कुछ थ्रेट्स आते हैं, अगर फैमिली को पता चल जाए, चलो आप तो ऐसे एनवायरनमेंट में, आपकी जॉब ऐसी है कि जहाँ पे आपको करेजियस होना है, तो कभी फैमिली को क्या इस पे इम्पैक्ट आता है? हाँ, कुछ अपने सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें रखने होते हैं। राइट। हाँ, क्योंकि वर्क प्लेस पर नहीं पता कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए। राइट। तो जैसे बच्चों की स्कूलिंग है, वो कोशिश रहती है नियर बाय रखना उनकी। हाँ, सिक्योरिटी का थोड़ा ख्याल रखना, कैमरास वगैरह सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। राइट। राइट। हाँ, अपने जो व्हीकल्स हैं वो जनरली मैं तो चेंज करता हूँ टाइम टू टाइम, राइट। 3 से 4 महीने में। तो वो सब प्रिकॉशनरी चीज़ें हाँ, तो रखना फैमिली ज़रूरी है। फोटोज़ वीडियोज़ अवॉइड करते हैं जनरली सोशल मीडिया पे डालना, Right. किसी को बाहर बताना कि फैमिली में कौन है कौन नहीं है, अपनी कमजोरियाँ। तो Right. कुछ चीज़ें हैं टाइम के साथ हम सीखते रहते हैं, एड ऑन करते रहते हैं। फाइनली बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर, सो अपना वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे क्रिएट करते हो? बिकॉज टू मच वर्क इज़ देयर एंड देन फैमिली को भी समय देना है, तो वो जो बैलेंस होता है वो बैलेंस कैसे बनाते हो? वो टोटली इम्बैलेंस रहता है। वो है क्योंकि एक्चुअली जो सर्टेन वर्किंग आवर्स नहीं है। जी। सबसे मेजर इशू ये आता है कई बार है कि सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना है। अच्छा, ऑफिस आने का टाइम है, जाने का आपका टाइम नहीं है। राइट। तो फैमिली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं बच्चों की पीटीएम में नहीं जा पाता, स्कूल के फंक्शन उनके अटेंड नहीं कर पाता। तो इवन बच्चे बोलते भी हैं काफ़ी बार कि पापा सबके लिए टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है। तो इसको कंपनसेट कैसे करते हो? कुछ तो मनाना तो पड़ता होगा ना फिर? हाँ, कंपनसेट है, वो कोशिश रहती है कि 10-15-20 दिन में कभी उनको ड्राइव पर ले गए या कभी उनको डिनर पर ले गए, राइट। या ये चिल्ड्रन पार्क्स वगैरह, कोशिश रहती है इस तरीके की। ओवरऑल आप इतनी टफ काम में हैं, राइट? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्क कैसा रहा है अभी तक का, जितने भी साल आपने काम किया? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? तो ये मेरे को तिहाड़ जेल में रहकर ऐसा लगता है कि हाँ, सारी दुनिया हमने यहाँ देख ली। हाँ। हाँ, किस तरह से रिश्तों में कड़वाहट आती है, रिश्तों में क्या क्राइम है, ये सोसाइटी में किस तरह के क्राइम है, क्या वैरायटी है, इंसान किस लेवल तक जा सकता है, क्या सोच सकता है, किस तरीके से। सारे हाँ, रंग रूप देख लिए हैं जी आपने। बिल्कुल। जनवरी से लेके दिसंबर तक कब क्या क्राइम हो सकता है, कौन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, तिहाड़ में सीखने को बहुत कुछ है। आप Right. सोसाइटी में पॉजिटिव आप देना चाह रहे हैं, बहुत कुछ है। इंसान का दिमाग किस लेवल तक जा सकता है वो, और वो क्या कर सकता है, सीखने को बहुत कुछ है। Lovely. It was amazing having conversation with you, Deepak ji. And now we will move to the rapid fire. So let's go for it. तिहाड़ जेल को एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? सुधार आश्रम। जेल लाइफ का सबसे सरप्राइजिंग एस्पेक्ट क्या है जो बाहर के लोग नहीं जानते?
रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दुनिया अभी जैसे मैंने स्पोर्ट्स आपने हाँ, एग्जांपल sports, दिया जैसे जी 18 to 21 में। स्पोर्ट्स है मोर देन 20 हम इनको स्किल डेवलपमेंट हम कराते हैं। इनको कैंडल बनाना, डेस्क बनाना, फाइल्स बनाना, इस तरह की दर्जनों एक्टिविटीज़ हैं जो बाहर लोग जानते ही नहीं। बाहर तो लोगों को लगता है आप बस तिहाड़ में पत्थर तोड़ते हैं। दिल्ली में मुझे समझ नहीं आता पत्थर कहाँ पर है। पत्थर और चक्की पीसना। जी जी पहले के चक्की पीसते थे, राइट। जेल के अंदर आपका स्ट्रेस बस्टर क्या रहता है? जेल के अंदर मैं कोशिश करता हूँ इंटरेक्शन करने की। कोई ऐसी अनफॉरगेटेबल कहानी जो किसी इनमेट से जुड़ी हो और आपको हमेशा याद रहती है? हाँ, एक गुड़गांव का केस था। जी। उसमें 18 साल के बच्चे ने सिर्फ गलत आदतें और नशे के चलते हुए अपने घर में कैंची तोड़ी। पहले अपने फादर को स्टैब किया, मदर लेटी हुई थी, मदर बचाने आई, मदर को स्टैब किया। चीखे सुन के बराबर के रूम से सिस्टर आई, सिस्टर को भी स्टैब किया। पूरी रात में पूरी फैमिली ख़त्म कर दी। खत्म? हाँ ख़त्म। और खुद जेल में 18 ईयर्स? कुल 18 ईयर्स। दैट्स हॉरिबल। आपके जॉब का सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या लगता है आपको? हाँ, मेरे को लगता है कि हाँ यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अच्छी लगती है। तो जो यूनिफॉर्म पहन करके जो लवली। मुश्किल वक्त में आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? इंस्पिरेशन मुझे खुद से मिलती है क्योंकि चीज़ें मैंने बहुत ज़ीरो से शुरू की। एक वक्त मैंने वो भी देखा साइकिल से चलना, और आज जैसा मैंने भी बताया कि हाँ मैं गाड़ी भी चेंज करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली हार्ले भी ली है। अच्छा जी। तो चीज़ें हैं, अपने खुद से इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी मुझे लगता है तो मैं अपने बैक टाइम में जाता हूँ कि यार तो क्या था और कहाँ से कहाँ आया, तो वो इंस्पिरेशन खुद से मिलती है। एक फिटनेस आइकन के रूप में क्या टिप दे सकते हैं आप जो लोग फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं? नशे से दूर रहे। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा क्रेजिएस्ट मोमेंट? फिटनेस का ही है मेरा। जब मैं 2018 में मिस्टर इंडिया में मेरा गोल्ड आया था। अच्छा। बहुत कम समय में वो चीज़ मैंने अचीव की थी और मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर लाइफ? काम करो, नाम करो। क्या बात है जी। एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपकी सभी व्यूअर्स को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी जो लाइफ है वो आप उसको ओरिएंटेड रखें। अपने जो टारगेट्स हैं उनको लेकर बहुत क्लियर रहें। ज़िंदगी एक बार है, बहुत खूबसूरत है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ से आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एक से एक चिल्ली वाले सपने ना देखें, रियलिस्टिक रहें, नशे से आप दूर रहें, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से आप प्यार करें अपने लिए, क्योंकि लास्ट तक मुझे लगता है ऐसा कि हाँ आपकी जो हेल्थ है वो ओरिजिनल वेल्थ है। और अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छा वर्कआउट आप करेंगे तो ये लास्ट तक आपके साथ चलने वाली है। तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके सभी व्यूअर्स से, डॉक्टर YSR चैनल के माध्यम से, कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें।